संविधान की प्रस्तावना स्कूल में हम सब ने पढ़ी है। हम भारत के लोग, संप्रभु, समाजवादी, न्याय। लेकिन ईमानदारी से सोचें तो क्या ये शब्द अब सिर्फ रटने के लिए नहीं रह गए हैं? जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो कभी-कभी लगता है कि ये ऊंचे ऊंचे आदर्श सिर्फ एक परीक्षा का चैप्टर है। क्या ये आज खोखले हो चुके हैं? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और शायद जरूरी भी। हाँ। लेकिन इसे सिर्फ परीक्षा का चैप्टर समझना इसकी आत्मा को अनदेखा करने जैसा है। हाँ। ये चैप्टर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की वसीयत है जिन्होंने अपनी जान दे दी ताकि एक आजाद भारत में हम और आप बैठकर ये सवाल पूछ सकें। महान कानूनविद N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन शब्दों में जान फूंकी जाए, इन्हें कहानी की तरह समझा जाए, ताकि ये सिर्फ परीक्षा के नोट्स न बने बल्कि हमारे सोचने का हिस्सा बन जाए। मुझे ये वसीयत वाली बात बहुत अच्छी लगी। तो चलिए इस कहानी को, इस वसीयत को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे पुरखे हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। कहानी की पहली ही पंक्ति है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन सुनने में आता है कि इनमें सदियों की गुलामी का जवाब छिपा है। कैसे? इनमें लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत गूंजता है। सोचिए, हजारों साल तक हमारे देश में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर था। कभी राजा, कभी सुल्तान, कभी ब्रिटिश क्राउन। वो तय करते थे कि हमारे लिए क्या सही है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को इतिहास ने एक जबरदस्त पलटी मारी। पहली बार हमने दुनिया से कहा कि इस देश की असली ताकत, असली मालिक भारत के आम लोग हैं। ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, हमने इसे खुद बनाया, खुद स्वीकार किया और खुद को ही सौंपा है। यानी सत्ता का स्रोत अब कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता है। बिल्कुल। और जब हम लोग कहते हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है। मेरे जहन में 72 साल की मातंगनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं का चेहरा आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा हाथ में लेकर उन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने गोली मारने की धमकी दी, पर वो रुकी नहीं। पहली गोली पैर में लगी, वो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती रही। दूसरी हाथ में लगी, फिर भी तिरंगा नहीं छोड़ा। और जब तीसरी गोली माथे पर लगी, तब गिरते गिरते भी उनके मुंह से वंदे मातरम ही निकला। ये प्रस्तावना ऐसे ही अनगिनत बलिदानों की स्याही से लिखी गई है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये याद दिलाता है कि ये शब्द सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, इनके पीछे असली इंसानों का खून और पसीना है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर कभी ये सवाल उठे कि भारत में असली बॉस कौन है, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री, तो संविधान का जवाब बिल्कुल साफ है? बिल्कुल साफ। और जवाब है भारत के लोग। ये एक लाइन हमारे लोकतंत्र का सार है और कई परीक्षाओं में, मतलब PYQs में, इसी मूल सिद्धांत को अलग अलग तरीकों से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है या संप्रभुता किसमें निहित है। जवाब हमेशा एक ही होता है, भारत की जनता। तो हम भारत के लोग ने ये तय कर दिया कि मालिक कौन है। अब आगे इस मालिक ने ये तय किया कि हमारे देश का चरित्र, इसका स्वभाव कैसा होगा। ये पहचान 5 शब्दों में छिपी है ना? हाँ, ये 5 शब्द भारत की पहचान के 5 स्तंभ हैं और इनका क्रम, उनका ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक राष्ट्र के निर्माण की तार्किक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है SSDR। SSDR। हाँ, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हिंदी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन। इसका मतलब तो आजादी ही हुआ, है ना? हाँ, लेकिन ये उससे थोड़ा गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब किसी का गुलाम या डोमिनियन नहीं है। वो अपने आंतरिक यानी डोमेस्टिक और बाह्य यानी एक्सटर्नल दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। आज हम किसी देश से दोस्ती करें, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करें या ना करें, ये पूरी तरह हमारा फैसला होगा। ठीक है, देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? इसका जवाब शायद दूसरे स्तंभ में है, समाजवादी, सोशलिस्ट। बिल्कुल, पर यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। ये रूस या चीन वाला साम्यवाद नहीं है जहाँ सारी संपत्ति पर राज्य का कब्जा हो। हमारा समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा है। इसका उद्देश्य है गरीबी,
बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना, अमीर गरीब की खाई को कम करना। एक मिनट, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। ये शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन 1991 में हमने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपना ली। तो क्या आज ये शब्द संविधान में एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता? कई लोग तर्क देते हैं कि समाजवाद ने भारत की आर्थिक तरक्की को धीमा कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है। यही इस शब्द की खूबसूरती और जटिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारतीय समाजवाद का मतलब प्राइवेट सेक्टर को खत्म करना नहीं है। इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, अ मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। 1991 के बाद भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे गरीबों को मुफ्त राशन देना या स्वास्थ्य बीमा देना, इसी समाजवादी सिद्धांत का प्रतिबिंब है। तो इसका अर्थ बदला है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। और ये जानना जरूरी है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। समझ गए। तो समाज में सिर्फ आर्थिक खाई ही नहीं होती, धर्म के नाम पर भी बहुत गहरी लकीरें खींची हुई थीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रास्ता सोचा, वो हमें तीसरे स्तंभ पर लाता है, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। हाँ, भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए ये शायद सबसे जरूरी स्तंभ है। और यहाँ भी भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग है। पश्चिम में इसका मतलब है राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव, लेकिन भारत में इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सभी का समान संरक्षण करेगा। यह सर्वधर्म समभाव की हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय अवधारणा है। और समाजवादी की तरह ये शब्द भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। देश आजाद हो गया, उसकी आर्थिक और सामाजिक दिशा भी तय हो गई। अब सवाल है कि सरकार चलाएगा कौन? इसका जवाब है चौथा स्तंभ, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र यानी जैसा लिंकन ने कहा था, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और जनता के प्रति जवाबदेह होगी। समय समय पर चुनाव, वयस्क मताधिकार, कानून का राज और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब लोकतंत्र के ही हिस्से हैं। और गौर करें, ये फिर से पहला सिद्धांत हम भारत के लोग से जुड़ता है। शासन की शक्ति का असली स्रोत लोग ही हैं। और आखिरी स्तंभ है गणराज्य, रिपब्लिक। अक्सर लोग लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बारीक सा फर्क है ना? जैसे ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है, पर गणराज्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है क्योंकि सरकार जनता चुनती है, पर वहां राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, राजा या रानी होते हैं, जो एक वंशानुगत पद है। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। सीधी भाषा में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी योग्यता से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक और सवाल मन में आ रहा है। अगर हम टाइम मशीन से 26 जनवरी 1950 में वापस जाएं, जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो उस दिन भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या ये पांचों शब्द तब भी थे? क्या बात है! ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही विश्लेषणात्मक सोच परीक्षा में काम आती है। उस दिन भारत की स्थिति थी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तो 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। तो ये तो हो गया हमारी कहानी का किरदार, भारत का चरित्र। लेकिन हर अच्छी कहानी में किरदार का एक मकसद होता है, एक सपना होता है। तो इस भारत का सपना क्या था? ये अपने लोगों से क्या वादे करता है? बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसे रखा। भारत का चरित्र तय करने के बाद संविधान निर्माताओं ने उसके 4 महान उद्देश्य या वादे तय किए: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। चलिए पहले वादे पर आते हैं, न्याय, जस्टिस। और ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है, इसका दायरा बहुत व्यापक है। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय, यानी जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और राज्य कोशिश करेगा कि धन संपदा कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। और राजनीतिक न्याय, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव में खड़े होने का समान अवसर मिलेगा।
यहाँ एक बात गौर करने वाली है। आपने आर्थिक न्याय कहा, लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? बेहतरीन अवलोकन। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। वे एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक न्याय पर जोर दिया, न कि खुली आर्थिक स्वतंत्रता पर जो पूंजीवाद की ओर ले जा सकती थी। यही छोटा सा अंतर परीक्षाओं में अक्सर फंसाता है। वाह, तो दूसरा वादा है स्वतंत्रता, लिबर्टी। भगत सिंह ने कहा था, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। क्या ये वही स्वतंत्रता है? बिल्कुल। ये हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का अवसर देता है। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। हमारा संविधान इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की एकता को खतरे में नहीं डाल सकते। और तीसरा वादा है समता, इक्वालिटी। हाँ, और ये 2 प्रकार की समता सुनिश्चित करता है। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समता। प्रतिष्ठा की समता का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। और अवसर की समता का मतलब ये है कि सरकार सबको आगे बढ़ने के समान अवसर देगी। यहीं पर कुछ लोग आरक्षण जैसी नीतियों पर सवाल उठाते हैं कि ये समता के अधिकार का उल्लंघन है। ये एक बहुत गहरी बहस है, लेकिन संविधान के नजरिए से देखें तो आरक्षण अवसर की समता का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसे स्थापित करने का एक जरिया है। इसका तर्क ये है कि जो लोग सदियों से सामाजिक व्यवस्था में पीछे धकेल दिए गए, उन्हें बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए कुछ विशेष अवसर देना जरूरी है, ताकि एक सच्ची बराबरी की दौड़ शुरू हो सके। और चौथा और शायद सबसे खूबसूरत वादा है बंधुता, फ्रेटर्निटी। मैं भी यही मानता हूं। बंधुता यानी भाईचारे की भावना। हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और। एकल नागरिकता का प्रावधान इसी भावना को मजबूत करने के लिए है। इस बंधुता के भी 2 उद्देश्य हैं। पहला, हर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी को सुनिश्चित करना, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखना। यहां भी अखंडता शब्द 42वां संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर इतनी नफरत और ध्रुवीकरण है, तब तो ये बंधुता का वादा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। 100%। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता एक त्रिमूर्ति हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समता का कोई मोल नहीं। हमने किरदार समझ लिया, उसका मकसद समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा कानूनी सवाल उठा। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्या इसे अदालत में लागू किया जा सकता है? सुना है इस पर सुप्रीम कोर्ट में सालों तक एक तरह का कोर्ट रूम ड्रामा चला। हाँ, ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। पहला केस था बेरुबारी यूनियन मामला 1960 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, मतलब 1950 से लेके 1973 तक 13 सालों के लिए हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ये मानती थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, और इसका सीधा मतलब था कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता और इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली क्लाइमेक्स आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इससे सुनने के लिए आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बैठी। 13 जज, 68 दिनों की ऐतिहासिक सुनवाई हुई। और नतीजा? नतीजा ऐतिहासिक था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया और बहुमत से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं पर कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। अच्छा, मूल ढांचा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। बाद में एसआर बोम्मई मामले 1994 में कोर्ट ने इस बात को और पुख्ता किया और कहा कि पंथ निरपेक्षता भी मूल ढांचे का हिस्सा है। तो इस फैसले ने संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति दे दी। आज तक सिर्फ एक बार,
केशवानंद भारती मामले के फैसले के 3 साल बाद आपातकाल के दौरान सरकार 42nd संविधान संशोधन 1976 लेकर आई और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये एक जिंदा दस्तावेज है और इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी की है।